एक अन्य अवसर पर राजपूतों ने शाही शिविर पर हमला किया और औरंगजेब की पसंदीदा पत्नी जॉर्जिया उदयपुरी, जिसे यह याद किया जाएगा शराब पीने की लत के कारण उसे बहुत परेशान किया था, को उठा ले गए। राणा ने उसे आदरपूर्वक और पूरे ध्यान से प्राप्त किया और जल्द ही उसे एक चुने हुए अनुरक्षक के साथ सम्राट के पास वापस भेज दिया। लेकिन औरंगजेब, जो किसी भी गुण में विश्वास नहीं करता था लेकिन स्वार्थ में, राणा की उदारता और सहनशीलता को भविष्य के प्रतिरोध के डर से जोड़ दिया और युद्ध जारी रखा और हिंदू पूजा की सभी वस्तुओं और हर आवास को नष्ट कर दिया। दक्षिणी मुगल सेनाओं के कमांडरों ने कुछ समय तक केवल मराठा छापों के खिलाफ रक्षात्मक कार्य किया था और शिवाजी के प्रस्तावित अभियान के बारे में सुनकर उनकी मुख्य भावना राहत थी कि दो मराठा सरदारों के गृह युद्ध में उलझे होने के कारण दक्षिणी सीमांत प्रांतों पर दबाव कम हो जाएगा। शिवाजी ने इस उदासीनता को मुगलों को गुप्त रूप से एक बड़ी रिश्वत भेजकर परोपकारी तटस्थता में बदल दिया। 1676 की शरद ऋतु के दौरान शिवाजी की तैयारियां जारी रहीं। एक बड़ी अभियान सेना की भर्ती की गई, किले की चौकियों को मजबूत किया गया और शिवाजी की अनुपस्थिति में राज्य पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की एक परिषद को नामित किया गया। नए साल की शुरुआत में वह 70,000 सैनिकों के साथ रायगढ़ से निकल पड़ा, जो अब तक की सबसे बड़ी मराठा सेना थी। उसने बिना किसी प्रतिरोध के बीजापुर क्षेत्र को पार किया और गोलकुंडा के सीमा पर पहुंच गया। वहां उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक गोलकुंडा दरबार में उसके दूत ने मराठा सेना के लिए एक मुक्त मार्ग के लिए बातचीत नहीं की। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गोलकुंडा के राजा इस प्रस्ताव से घबरा गए, लेकिन वह विरोध करने में लाचार था। अपने दरबार और राजधानी की भव्यता और अपने नागरिकों द्वारा मिलनसार फारसी राजवंश के प्रति स्नेह के बावजूद गोलकुंडा एक बहुत ही कमजोर राज्य था। मुगल सम्राट लगातार उपहारों की मांग करके गोलकुंडा की लाचारी को प्रदर्शित करने का शौकीन था, खासकर किसी भी अनोखी और असामान्य चीज की जिसे गोलकुंडा का राजा महत्व देता था। एक अवसर पर उन्होंने एक हाथी की मांग की जिसने एक लड़की से प्रेम करने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, और महाशय बर्नियर ने उल्लेख किया है कि गोलकुंडा के दरबार में औरंगजेब का साधारण राजदूत आदेश जारी करता है, पासपोर्ट प्रदान करता है, लोगों को धमकाता और भयभीत करता है, जबकि डच लोगों ने यह मान लिया कि वे अपने देश में एक लड़की को जन्म देंगे और वे उसे अपने देश में ही रखेंगे। राजा के विरुद्ध विरोधा स्वरूप बंदरगाह में सभी गोलकुंडा व्यापारी जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि राजा ने उन्हें एक अंग्रेजी जहाज पर कब्जा करने से रोका था। और यहाँ तक कि पुर्तगाली, जो कि अभागे, गरीब और तिरस्कृत हो चुके थे, गोलकुंडा के राजा को युद्ध की धमकी देने में भी संकोच नहीं कर रहे थे। गोलकुंडा की संपत्ति, जिसने इसे शक्ति के बाहरी संकेत दिए, मुख्य रूप से कोलूर की प्रसिद्ध हीरे की खदानों से प्राप्त हुई थी। यहाँ तक कि इन पर भी राज्य के सभी प्रशासन की तरह ही बेतरतीब और लापरवाही से काम किया गया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इन खदानों का दौरा करने वाले एक अंग्रेज विलियम मेथोल्ड ने पाया कि इनमें 30,000 मजदूर काम करते थे। इनमें से कुछ मिट्टी खोद रहे थे, अन्य इसे टोकरियों में भरकर ले जा रहे थे। अन्य लोग एक थकाऊ और श्रम साध्य तरीके से पानी निकाल रहे थे, क्योंकि ये बर्बर लोग किसी भी मशीन से परिचित नहीं है। इसे एक हाथ से दूसरे हाथ में बर्तन में उठाकर ले जा रहे थे। मिट्टी आमतौर पर लाल रंग की होती है, जिस पर पीले और सफेद चाक और चूने की धारियां होती है। जब वह सख्त हो जाती है और सूख जाती है तो वे इसे पत्थरों से तोड़ देते हैं। फिर वे बची हुई धूल को छानते हैं और इस प्रक्रिया में उन्हें कभी अधिक तो कभी कम संख्या में गेर मिल जाता है। अक्सर उन्हें कोई नहीं मिलता और इस तरह वे अपना समय और मेहनत खो देते हैं। राजस्व का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत शराब, विशेष रूप से ताड़ी पर राज्य का एकाधिकार था। वैश्यालय किसी भी अन्य भारतीय शहर की तुलना में अधिक संख्या में ताड़ी के वितरण केंद्र थे।
क्योंकि वेश्याएं केवल तभी अपने लाइसेंस को बनाए रख सकती थी जब वे अपने ग्राहकों को एक निश्चित मात्रा में शराब पीने के लिए राजी कर लें और इस तरह राज्य के राजस्व में योगदान दें। गोलकुंडा में 20,000 से ज्यादा वेश्याएं थी। प्रत्येक को अपना व्यापार करने के लिए लिखित लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था और उसका नाम और पता दरोगा नामक अधिकारी की पुस्तक में दर्ज किया जाता था। गली गली में वे अपने घरों के दरवाजों पर खड़ी रहती थी और जब तक रात होती थी तो उनकी आकृतियां चमकदार मोमबत्ती की रोशनी में रेखांकित होती थी। वे राजवंश के प्रति विशेष रूप से वफादार थी और अक्सर शाही महल के बाहर मुफ्त गायन और नृत्य प्रदर्शन देकर राज्य संरक्षण के लिए अपना आभार प्रकट करती थी। एक बार जब राजा उत्सव के अवसर पर शहर में दाखिल हुए तो उनका स्वागत राज्य के पारंपरिक हाथी द्वारा नहीं बल्कि सर्कस के नकली हाथी के अंदर 9 वेश्याओं द्वारा किया गया। आधुनिक संगीत हॉल के 2 व्यक्ति घोड़े की चाल की कठिनाइयों को देखते हुए कोई कल्पना कर सकता है कि यह सहयोग की जीत है। हीरे की खदानों और शराब के एकाधिकार से सरकार को बहुत ज्यादा राजस्व मिलता था और राजधानी का स्वरूप बहुत शानदार था। पश्चिम में बेशुमार दौलत के पर्यायवाची नाम ने कई लोगों को आकर्षित किया। यूरोपीय साहसी, उनके पास स्वेच्छा से शामिल होने के लिए मुगलों जैसी कोई सेना नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस्लाम में धर्मांतरण के दिखावे से काफी व्यापार किया। रॉबर्ट जॉनसन नामक एक व्यक्ति मूर बन गया और वहीं रहने लगा और उसका खतना हुआ और उसे राजा से प्रतिदिन 7 शिलिंग और 6 पेंच मिलते थे और राजा की मेज पर उसका भोजन मिलता था। लेकिन खतने के 8 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि एक अन्य अंग्रेज रॉबर्ट ट्रूली ईश्वरीय अस्वीकृति के इस महत्वपूर्ण उदाहरण से विचलित नहीं हुआ, जो पहले आगरा में अंग्रेजी कारखाने में एक कर्मचारी था और फिर उसने खुद को एक संगीतकार और संगीतकार के रूप में स्थापित किया। हालांकि यह नया उद्यम असफल साबित हुआ और वह दक्षिण की ओर चला गया। अपने साथ एक जर्मन को अपने दुभाष्य के रूप में ले गया और मूर को बदलने की पेशकश की। मास्टर ट्रूली ने अपने खतने में एक नया नाम दिया जिसे राजा ने बहुत अधिक अनुमति दी। हालांकि जर्मन दुभाष्य की अधीनस्थ भूमिका में आने के कारण राजा द्वारा स्पष्ट रूप से निम्न सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति के रूप में आंका गया था और इस प्रकार एक धर्मांतरित व्यक्ति के रूप में कम मूल्य का था। उसके साथ बहुत कम सम्मान और घृणा के साथ व्यवहार किया गया। वह आगरा लौट आया और एक फ्रांसीसी व्यक्ति की सेवा की और पुनः मुझसे चला गया। गोलकुंडा राज्य की जनसंख्या पूरी तरह से कृषि प्रधान शांति प्रिय दक्षिण भारतीय थी।